हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग जीके जीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़े थे गुलाम वंश का एक पार्ट देख चुके हैं। ये थोड़ा सा बचा हुआ था गुलाम वंश में ही, तो हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो इसमें आप लोगों को आज बलबन के बारे में सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छा कहानी भी है इसका। क्वेश्चन तो चुटकियों में हल हो जाएगा आपसे, तो बहुत ईजी है। ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं इससे, लेकिन एक अच्छा शासक था, लिहाजे से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और थोड़ा सा बहुत हिंट देते हैं कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रज़िया सुल्तान के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लिए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि रज़िया सुल्तान जब शासिका बनती है 1236 से 1240 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु तो आपको पता ही है कि अल्तुनिया शादी करने के बाद दोनों मिलके आक्रमण करता है। कहाँ पे? दिल्ली पर। दिल्ली पे किसका शासन था उस समय? तो बहराम शाह का शासन था। ठीक है, जो कि पुत्र रहता है किसका? इल्तुतमिश का तृतीय पुत्र। तो ये शासन कर लेता है, तो इस पे आक्रमण करती है रज़िया सुल्तान अल्तुनिया के साथ। तो बहराम शाह उसको पराजित कर देता है, और जब ये दोनों मिल के अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान वापस जा रही होती है, तो पंजाब के कैथल के पास दोनों का हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो बहराम शाह को गद्दी पर बैठाने वाला कौन? तुर्क लोग, जो तुर्क थे वो लोग इसको गद्दी पर बैठाए, और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका? एतगिन का। तो एतगिन को ये एक नया पद का सृजन करता है। ठीक है, पद का नाम क्या है? देखिए, नायाब ए ममलिकत। नायाब ए ममलिकत पद का सृजन करता है कौन? बहराम शाह। और इस पद पे बैठाता है किसको? एतगिन को। एतगिन को बैठाता जब इस पद पे, तो और सारा जो प्रशासक जो शासन होते हैं उसका पूरा जिम्मेदारी कौन निभाने लगा? यही पद वाला व्यक्ति एतगिन। तो ये नागवार गुजरा किसको? बहराम शाह को। बहुत नागवार गुजरा कि अरे यार, हम प्रशासन हैं, हम चलाएंगे ना शासन, तुम तो पूरा हक ले लिया मेरे तरफ, मेरा सारा हक तुम ले लिया। और इसके बावजूद जो प्रशासन जो शासक के अधीन होता था, जैसे कि उसके दरवाजे पर हाथी बांधना, ढोलक रहना, ये सब एतगिन करने लगा। इससे बहराम शाह ना खुश होता है और एतगिन को मरवाने की कोशिश करता है। तो एतगिन सोचता है कि क्या करे, इसकी एक बहन रहती है विधवा, उससे शादी करता है। तो भी बहराम शाह इससे खुश नहीं होता और एतगिन को मरवा देता है। जब एतगिन मरता है तो तुर्क लोग जो होते हैं वो बहराम शाह से नाखुश होते हैं। तो और एक युद्ध में बहराम शाह को झूठ मूठ का बोल देता है कि मंगोल से युद्ध करने के लिए, और वहाँ पे बोल दिया जाता है कि बहराम शाह सबको मारना चाहता है, और इस तरह से बहराम शाह को सैनिक के द्वारा मरवा दिया जाता है। जब बहराम शाह की मृत्यु होती है तो अब कौन गद्दी पर बैठेगा? तो अलाउद्दीन महसूद शाह। ये कौन होता है? तो इल्तुतमिश का जो बेटा का ये बेटा रहता है, ठीक है, पोता रहता है, अलाउद्दीन महसूद शाह। ठीक है, ये गद्दी पर बैठता है और 4 साल तक राज करता है। ठीक है, तो ये गद्दी पर बैठा, 4 साल तक राज किया, आराम से शांतिपूर्वक राज करता है। इस सब के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता, बस हल्का सा कहानी सुना देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बलबन के बारे में, ठीक है, और एक इसके बारे में, नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में। ठीक है, 4 साल तक राज किया। तो इसी के टाइम में बलबन इल्तुतमिश की जो बेटा का कोई एक पत्नी उतनी रहती है, वो और नसरुद्दीन महमूद शाह से मिलजुल के क्या करता है ना कि अलाउद्दीन महसूद शाह को हटा देता है और इसको गद्दी पर बैठा देता है। किसको? नसरुद्दीन महमूद शाह को। और ये 16 वर्ष का ही रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, कहा जाता है कि ये बहुत सदाचार टाइप का व्यक्ति था, सदाचार व्यक्ति था। तो ये ना कुरान का कॉपी करना इसको पसंद था, तो कुरान का कॉपी कॉपी कर करके ये बेचता था, उसी से जीवन यापन गुजारा करता था। ठीक है, और टोपी को सिल के पूछा जाता कि अपना जीवन यापन करता था। और तो इसके टाइम में बलबन की खूब ख्याति होती है, और बलबन अपनी एक बेटी का शादी कर देता है। किससे? नसरुद्दीन महमूद शाह के साथ। ठीक है, और देखिए शासन बनता है 16 वर्ष की उम्र में, और इसका शासन टाइम पीरियड भी 1246 से 65, यानी कि 20 वर्ष के लगभग ये शासन करता है। और इसके टाइम में कहा था कि बलबन कौन से पद पे पहुंच गया? नायाब ए
ममलिकत पद पे पहुंच जाता है। कौन? बलबन। कहा था कि बलबन के आज्ञा के बिना ना ये तो खाना खाता था ना तो पानी पीता था, ठीक है, यानी कि बलबन के द्वारा ही ये सब कुछ निर्भर था। कभी कभी कहा था कि इसकी पत्नी खाना बना रही थी जब नसरुद्दीन महमूद की, उसका हाथ जल गया, तो इसे कोई कोई बोला कि आप नौकरदास रख लीजिए, बोला नहीं, हम राजस्व का खर्च अपने ऊपर व्यय नहीं होने देंगे। इस टाइप का ये कहानी है। इतिहासकार कहते हैं बहुत सदाचार व्यक्ति था, इस कारण से इसका लंबा शासन चलता है। नाम मात्र का बलबन इस पर अधिकार करता है, ठीक है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है अचानक, कुछ कुछ इतिहासकार कहता है कि बलबन ने मरवा दिया, लेकिन बलबन कुछ कुछ इतिहास करता है नहीं, अचानक मृत्यु हो गई। बलबन मरवाना होता तो 20 वर्ष के बाद काहे मरवाएगा भाई, 5 वर्ष शासन करता, उस टाइम में मरवा देता। तो इसकी अचानक मृत्यु होती है और बलबन क्या होता है, शासक बनता है। तो इतना दूर से बस एक ही क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जो कि टोपी सिलकर और कुरान लिखकर अपना जीवन यापन गुजारा करता था? तो टिक लगाइएगा क्या, नसरुद्दीन महमूद साहब। बस एक क्वेश्चन इससे, ठीक है, इतना दूर से। अब देखिए गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ते हैं। गयासुद्दीन बलबन नसरुद्दीन महमूद के अचानक मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो बहुत से जो तुर्क लोग होते हैं वो इसके विरोध हो जाते हैं। आप देखिएगा बलबन जब गद्दी पर बैठता था बहुत ज़्यादा इसका एज रहता है। देखिए पहले इल्तुतमिश के टाइम में जो 40 दल का नेतृत्व क्या था, इल्तुतमिश बनाया था, उसमें ये रहता है 40 तुर्क में ये भी रहता है एक। उसके बाद रज़िया सुल्तान शासिका बनती है तो उसमें ये क्या करता है, अमीर शिकार के पद पे रहता है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये अमीर हसीब के पद पे पहुंचेगा बलबन, कब, अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम में, ठीक है। अच्छा, अमीर हसीब का पद क्या होता है कि कोई भी बाहरी आदमी आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, सुल्तान से मिलाने का कार्य करेंगे, ठीक है। इस तरह टाइप से वो सुल्तान के करीब चला जाता है, कौन, बलबन। उसके बाद धीरे धीरे नसरुद्दीन महमूद शाह के टाइम में तो देखिए ये क्या करता है, प्रधानमंत्री के टाइप का जो बहुत ज़्यादा विख्यात पद होता है उस पद पर ये आसीन हो जाता है और नसरुद्दीन महमूद खां इसको उसे उल्गू खां की उपाधि देता है। तो इतना चीज़ आप लोग जान गए। इससे बहुत कितना संघर्ष करके बलबन गद्दी पर पहुंचा है, तो बहुत एज तो हो ही गया होगा। तो बहुत से तुर्क इससे नाखुश होते हैं और उधर मंगोल का आक्रमण का भी भय रहता है। अब बहुत से राजपूत इसको तंग करते रहते हैं जो कि अपने आप साम्राज्य को उसे निकाल लिए थे। और कुछ जो जाति होते हैं बहुत उपद्रव मचाते हैं दिल्ली वगैरह में या गंगा यमुना के दुआब में। तो ये सारी परिस्थिति को देखते हुए बलबन गद्दी पर बैठता है और नियम निकालता है कि हम जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर का छाया है। ना तो हम किसी को मार के ना तो किसी को विष पिला के हम सुल्तान की गद्दी प्राप्त किए, बल्कि ईश्वर ने हमें गद्दी सुल्तान की भेंट की है। और ईश्वर सुल्तान की महिमा कि उस टाइम में तो सुल्तान का देखने रहे इल्तुतमिश के बाद कि हर एक सुल्तान का बुरा हाल हो रहा है। तुर्कों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, जो 40 तुर्क होते हैं। सबसे पहले उस तुर्क को ये समाप्त करता है, जो सरदार होते हैं 40 सरदार, उसको ये समाप्त कर देता है कि नहीं तुम लोग नहीं रहेगा, तुम वो लोग रहेगा। तो बलबन को लगता था कि मेरा शक्ति छिन्न होगा। तो सुल्तान की गरिमा बनाने के लिए वो पहले 40 को ख़त्म करता है और 40 दल का नाश कर देता है, ठीक है। और एक ईरानी प्रथा होती है नरोज प्रथा, हर साल ये नरोज प्रथा मनाता है, ठीक है, हर साल ये नरोज प्रथा मनाता है। जब सभी तुर्क लोगों को ये समाप्त कर देता है, उसके बाद गद्दी पर बैठता है, कहता है कि सुल्तान ईश्वर का नेतृत्व करता है। ईश्वर के बाद खलीफा के बाद कोई भी महान व्यक्ति है तो सुल्तान है, ठीक है। तो इसके लिए ये न्याय खुदाई का भी बोलता है कि ईश्वर की प्रतिनिधि है। जिल्ले अल्लाह बोलता है अपने आप को कि ईश्वर का हम प्रति छाया है। तो हम न्याय करेंगे। न्याय क्या करेंगे, तो जो दबे कुचले हैं उसको, जो शक्तिशाली उससे बचाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो बोलता है। और बहुत सबसे पहले शासन बनता है तो शराब, नाच गाना, शराब पीना और जुआ खेलना, ये सब पे रोक लगाता है, खुद भी नहीं करता है। जब भी ये शासन करने के लिए आता है, बैठता है, तो ये पूरा का पूरा जो भी सुल्तान का पोशाक रहता है वो पहन के बैठता है, ठीक है। कभी बिना अधूरा पोशाक के ये कभी राज करने के लिए नहीं आता है। और कभी भी जब शासन करता है तो कभी ना मुस्कुराता है ना ज़्यादा दुख होता है। यहाँ तक कि वो जब शासन कर रहा होता है तो उसे खबर मिलता है उसका एक बेटा मारा गया, तो भी वो ज़्यादा दुख नहीं होता है, अपने कार्य को करते रहता है। और किसी को भी आज्ञा नहीं देता है कि तुम लोग मेरे दरबार में हंसोगे ज़्यादा या
ज़्यादा बोलोगे, ठीक है। और एक प्रथा चलाती है सजदा और पाबोस की। सजदा मतलब कि कोई भी सुल्तान के पास आएगा मिलने के लिए तो झुकेगा, लेट के हाथ जोड़ेगा, ठीक है। अब पाबोस मतलब उसके पास जाएगा और उसके पैर को चूमेगा। ये कहाँ से लिया था? वो ईरानी शासक के जो शमसानी वंश थे वहाँ से ये गुण, मतलब कि ये चीज़ सीखा था इन्होंने, ताकि एक राजा का जो सुल्तान है उसका बरकरार रहे वर्चस्व। इस तरह से ये देखिए सिजदा और पाबोस की शुरुआत करता है, ठीक है। और कोई भी युद्ध होता था तो साबंत जो तुर्क होते थे 40, उसके पास ज़्यादा साबंत हुआ करते थे, उससे सहायता लेते थे सुल्तान लोग। लेकिन ये क्या दीवान अर्ज का गठन किया, कि एक केंद्रीय सेना का गठन किया, ठीक है, ताकि राजा को के अधीन सब कोई रह सके। उसके बाद ये राज विस्तार में नहीं ध्यान देता है, बस सोचता है कि जितना मेरा राज है बस उसको वर्चस्व बना के रखना है, उस राज पे वर्चस्व बना के रखना है। इसलिए वो क्या करता है, मंगोल से बचने के लिए किला का निर्माण करता है और अपने चचेरा भाई को वहाँ पर भेजता है कि तुम मंगोल से लिपट के रहो, ठीक है। अब मंगोल पे ये आक्रमण नहीं करता है बल्कि रक्षात्मक नीति अपनाता है मंगोल से, जबकि अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, मंगोल से युद्ध करेगा, ठीक है। तो मंगोल से रक्षात्मक नीति कौन अपनाया? बलबन। ऐसे पहले मंगोल के जो शासक थे चंगेज़ खान जब दबाता है ख्वारिज़्म के शासक सबको, तो ना तो इल्तुतमिश सहायता करता है ख्वारिज़्म के शासक को, ना तो रज़िया सुल्तान करती है, ठीक है। इतना जानकारी आपको लोगों को तो पहले भी हम दे चुके हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि एक बरनी का कथन है कि बलबन के अनुसार कि जब भी मैं किसी निम्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें क्रोध से जल उठती है और मेरा हाथ मेरे तलवार पे चला जाता है। ये कथन था बलबन के बारे में। बलबन कभी भी निम्न व्यक्ति से नहीं मिलता है और सभी से मिलना जुलना बंद कर देता है कि सबसे मिलेंगे तो सुल्तान की जो महिमा होती है वो ख़त्म होगी। एक बार ऐसे ही कोई व्यापारी उससे मिलना चाहता है तो वो व्यापारी से भी नहीं मिलता, जबकि व्यापारी बोलता है मैं अपना सारा संपत्ति दे दूंगा, तो भी वो व्यापारी से नहीं मिलता है। निम्न व्यक्ति से मिलना ही पसंद नहीं करता है वो। बस उसका एक खामी क्या होता है कि वो सभी बड़े जो ऊँचे पद होते हैं वो तुर्क को ही देते हैं, और जो भी छोटा पद होता है वो गैर तुर्क को देना ही नहीं चाहता, जो कि भारतीय मुसलमान होते हैं उसे वो नहीं देता है। और तुर्क लोग जो मंगोल से परेशान थे वो तुर्क से आ नहीं सकते थे यहाँ पे, तो इस कारण से ये थोड़ा सा इसके बाद इसका साम्राज्य बिखर जाता है। तो यहाँ तक था। इसके दरबार में अमीर खुसरो, अमीर हसन, जो अमीर खुसरे के बारे में कहता है, जिसे तोताए हिंदी जो शाह सुल्तान का शासन कहा जाता है, इसके दरबार में रहते थे, ठीक है। और इसके देखिए ये जो साम्राज्य विस्तार किया इसमें इसका गुप्तचर विभाग का बहुत बड़ा रोल रहा। ये एक गुप्तचर विभाग का नेतृत्व करता है बरीद नाम का। ये क्या करता है कि सीधा बलबन के पास आके सूचना देता है कि कहाँ पे कौन मतलब सुल्तान के विरुद्ध है, ये सारी सूचना देता है। और कोई भी इसका सही से पालन नहीं करता है तो एक बार ऐसे ही कोई गुप्तचर विभाग इसको सूचना नहीं दे पाया तो उसको क्या किया, अपने फाटक पे लटका दिया था ये, ठीक है। एक बार जब वो क्या कहते हैं, यहाँ देखिए लिखा है काटेहार अमरोहा में जो दिल्ली के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मेवाती डाकुओं का बहुत आक्रमण था। यहाँ की दिल्ली की कोई भी प्रजा या महिला जाती थी वहाँ पे तालाब में पानी भरने के लिए तो उसको मतलब कि उसके वस्त्र छीन हरण कर लिया जाता था, उसके संपत्ति लूट लिए जाते थे। तो इससे ये दिल्ली के जो आसपास के इलाके थे वो बहुत ज़्यादा असहज फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा डाकुओं का, ये मेवाती डाकुओं का आक्रमण शुरू हो गया था और यमुना गंगा के बीच का जो दोआब है वहाँ पे भी ये सबका प्रबंध था। तो इससे लिपटना बलबन के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सुल्तान के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता कि उसका राजपाट सुरक्षित रहे। ये क्या करता है तो वहाँ के जंगलों को कटवा देता है जिसमें डाकू छुपा रहता है, पूरा जंगल को कटवा देता है, साफ़ करवाता है और अपने सैनिक को चारों तरफ ये किला बांध के अपने सैनिक को खड़ा कर देता है और हमेशा इस डाकुओं के पीछे अपने सैनिक को छोड़ता है, ठीक है। और गांव आग लगा दिए जाते हैं, आग लगा दिए जाते हैं इस डाकुओं से निपटने के लिए। इस तरह से वो क्रूर नीति, लोह एवं रक्त की नीति अपनाकर डाकुओं का विनाश कर देते हैं। इसी एवज में इसका एक और क्रूरता वाला कहानी है कि जब इसका एक बेटा होता है, नाम देखिएगा बुगरा खां, जब ये इसको जब कहाँ बंगाल का सूबेदार बनाएगा ये, तो बंगाल के सूबेदार जो थे ये पद पर जो इसको सूबेदार बंगाल के थे वो दिल्ली के सुल्तान के अधीन अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे। तो उसके बाद बलबन अपने सैनिक को भेजते हैं, सेनापति को उसको सबक सिखाने के लिए, लेकिन सेनापति हार जाता है। बलबन को गुस्सा आता है और उसको
दिल्ली के अपने दरवाजे पर उसको लटका दिया जाता है। तो इसी तरह एक और भेजता है, वो भी हार जाता है। उसके बाद लास्ट में बलबन भारी भरकम सेना 2 लाख के सेना के आसपास जाता है। तो जब बलबन के आने की खबर सुनता है, बंगाल का जो सूबेदार आता है वो क्या करता है, भाग जाता है वहाँ से। तो उसका पीछा क्या आता है, पीछा के करके उसके जो सैनिक होते हैं उसको पकड़ लिया जाता है। उसको पकड़ के लखनौती लाया जाता है। लखनौती के रोड के 2 किलोमीटर तक लकड़ी का तख्ता लगाया जाता है, उस तरफ भी इस तरफ भी। और उसके जो विरोधी सैनिक होते हैं, जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधीन अपने आप को नहीं मानते हैं, विद्रोह करते हैं, उस सब को उस लकड़ी की दीवार पर ठोक दिया जाता है, सबको। और अपने बेटा बुगरा खां को कहता है कि विद्रोह के साथ ऐसा ही सबक होना चाहिए। इस तरह से बलबन क्रूर नीति अपनाता है। ठीक है, बलबन अपने पुत्र को ये भी शिक्षा देता है कि कोई भी शासक हो, उसे दुर्बलता का सपोर्ट करना चाहिए, कृषि पर जोर देना चाहिए। जो भी आय कमाए उसका 50% तो सुरक्षित रख लो, 50% में ही आय व्यय करो, और जो 50% सुरक्षित रखा हो उसे विपत्ति में यूज करो। ठीक है, ये कहानी रहता है इसका। और कोई भी सुल्तान को हमेशा ईमानदार, न्यायप्रिय होना चाहिए और जनता के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। तो इतना कहानी है। तो हम लोग देखिए बलबन से क्या क्वेश्चन आपको पूछेगा, नरोज प्रथा का आरंभ किसने किया? सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंस, तो बलबन ने। ठीक है, लो एवं रक्त की नीति किसने अपनाया? तो बलबन ने। डाकुओं का नाश करता, देखते कितने क्रूर रहता है। जिल्ले इलाई का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर का प्रति छाया। ठीक है, सिजदा और पाबोस किसने लागू किया? तो बलबन। सिजदा मतलब सो के प्रणाम करना, पाबोस मतलब उसके पैरों को चूमना। दीवाने अर्ज का गठन किसने किया? बलबन किया, एक केंद्रीकृत सेना का गठन। ठीक है, सावंतों से निर्भरता कम करने के लिए, ये चीज़ है। उसके बाद बस इतना क्वेश्चन आपको पड़ेगा, एक गुप्तचर विभाग का निर्माण करता है बरिद, जो कोई इसके प्रशासन चलाने में इसको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इतना कहानी है बलबन के बारे में। उसके बाद बलबन की, देखिए यहाँ पे हम लिखे होंगे कि बलबन जो है अपने आप को कौन से वंश के मानते थे? अफ्रीसियात वंश के अपने आप को मानते थे। ठीक है, ईरान के अफ्रीसियात वंश के अपने आप को मानते थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं इलवरी तुर्क था ये। ठीक है, और इससे क्या कहते हैं, बलबन को बचपन में गजनी जो मंगोल लोग थे इसको पकड़ लिए थे और गजनी ले जाके इसको बेच दिए थे। तो वहाँ पे इसको ख़रीदा गया था, यहाँ पे उसको ख़रीद लिया गया था। ठीक है, लेके इसके गुजरात के रास्ते दिल्ली लाया गया था, जहाँ पे इल्तुतमिश ने मलिक जानू से इसे 2000 जीतल में बलबन को ख़रीदा था। ठीक है, तो ये तो एक कहानी हो गया। बलबन के मृत्यु के बाद इसके पुत्र बुगरा खां को कहा जाता है कि दिल्ली का शासन संभालने के लिए, लेकिन बुगरा खां का होता है कि हम दिल्ली में ही ठीक ठाक हैं, हम बंगाल में ही ठीक ठाक है, हमको दिल्ली नहीं आना है। तो इसी का बेटा आता है केकुबाद। ठीक है, इसी का बेटा कौन आता है? केकुबाद। ये क्या करता है? दिल्ली का शासक बनता है। ठीक है, इसकी एज उस समय 17 वर्ष होती है मात्र। जब ये दिल्ली का शासक बनता है तो इसको बलबन के टाइम में, देखिए बलबन इसको इतना संरक्षण में इसको रखता है कि इसको कभी भी मदिरा, शराब, दारू और यहाँ तक कि सुंदर लड़की से भी इसको कभी संपर्क नहीं होता है। ठीक है, तो जब ये पहली बार शासक बनता है तो ये दारू, शराब, सिगरेट या सुंदर लड़की देख के इंद्रियों सुख में ये विलासपूर्ण जीवन शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब विलासपूर्ण जीवन शुरू कर देता है तो पूरी तरह से तो ये खबर पहुंचता है किसके पास? बुगरा खां के पास, जो इसके पिता रहते हैं, जो बंगाल की तरफ शासन कर रहे होते हैं। वो समझाता है कि तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है ना, वो तुमको गलत लत सिखा रहा है। ठीक है, तो भी पत्र लिखता है, तो भी ये मिलने के लिए नहीं, पत्र का कोई असर नहीं होता है। एक बार बुगरा खां इससे मिलना चाहता है, तो लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वजीर वो नहीं मिलना देना चाहते थे, लेकिन तब पर भी कुछ तुर्क के प्रयासों से केकुबाद मिलता है। किससे? बुगरा खान से मिलता है। तो जैसे अब तो इसका बेटा कौन है? केकुबाद। ठीक है, लेकिन तो भी ये दिल्ली का सुल्तान है। ठीक है, और दिल्ली के सुल्तान का अधीन रहता है बुगरा खां। ठीक है, जो इसके पिता रहते हैं। ये जैसे मिलता है केकुबाद से, सबसे पहले ये सो के प्रणाम करता है, उसके पैर को चूमता है, सिजदा पाबोस का प्रथा निभाता है। इससे इसके बेटे को बहुत बुरा
फील होता है और ये सोचता है कि अपने पिता के गले पकड़ के रोने लगता है। तो बुर्गा खां बोलता है कि अब शासन को ऐसे चलाओ, अच्छे से चलाओ, तुम्हारा वजीर उससे बच के रहो। तो केकूब आ जाता है, एक सप्ताह तक तो अच्छे से काम करता है, लेकिन तो भी इसको इंद्रियां सुख इसको नहीं छोड़ता है और उसमें भोग विलास में ये डूब जाता है। आखिरी का इसको लकवा मार देगा, ठीक है। लकवा के मारने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है केकूबाद की, ठीक है। ये दोनों मिलके मात्र 3। उसके बाद क्या करता है कि इसके भाई का एक पुत्र रहता है कि कुर्मियस क्यूमर्स, ठीक है। क्यूमर्स इसका पुत्र रहता है, इसकी का पुत्र रहता है क्यूमर्स, ठीक है। ये मात्र 3 वर्ष का रहता है, मात्र 3 वर्ष का रहता है, ठीक है। और ये गद्दी पर बैठता है। इसको गद्दी पर कौन बैठाता है? तो जलालुद्दीन खिलजी सब सपोर्ट करके इसको गद्दी पर बैठाता है, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी को सेनापति कौन बनाया था? ये केकूबाद, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी इसको सेनापति बनाता है। बाद में इसके प्रयासों से केकूमर्स गद्दी पर बैठता है और इसका संरक्षण कौन बन जाता है? जलालुद्दीन खिलजी संरक्षण बन जाएगा इसका। संरक्षण बन जाने के बाद क्या करता है? बाद में इसको केकूमर्स को मार देता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और इसको किसी के द्वारा यमुना में फेंकवा देता है। फेंकवा के उसके बाद एक नया वंश का शुरुआत करेगा, खिलजी वंश का। कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एक खिलजी वंश का स्टार्ट करेगा। तो अगले चैप्टर में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा, उसके बाद तुगलक, सैयद, लोदी। तो क्रम के हिसाब से हम लोग चलेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन भी बनेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा और एक कहानी भी अच्छे से समझ में आया। इसके बाद आप बुक भी पढ़िए तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जब प्राचीन इतिहास हम पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे या ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इससे भी अच्छा आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो केकूबाद और जो कैमुअस जो नाम होता है, ठीक है, ये बलबन ही रखता है फारसी के नाम के हिसाब से, ठीक है। जैसे ईरानी लोग रखते हैं ना, उसी नाम से, उससे प्रभावित रहता है तो उस तरह से नाम रखता है, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग भी खुश रहिए।